जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। और आज हम यूपीएससी के इस क्लास में इस जनरेशन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में हमने डिस्कस करते हुए फर्स्ट चैप्टर को भारतीय कला एवं संस्कृति के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे यार कि हमको पढ़ना है भारतीय चित्रकला। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे आज? भारतीय चित्रकला। एकदम फ्रेंडली होकर पढ़ना है। और दूसरी चीज़, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, हम आज आगे पढ़ेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति। ये यूपीएससी, पीसीएससी और अदर बेस यानी कि हर तरह के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, भारतीय चित्रकला में बोल रहा है कि पहले परिचय, हम परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक, क्योंकि भारत बहुत ही प्राचीन काल से जो हमारा देश है यानी हिंदुस्तान है, वो बहुत ही प्राचीन जो पुराने ज़माने से हिंदू देवी देवताओं को मानता रहा है। राजा महाराजा यहाँ राज्य शासन किए हैं। तो यहाँ जो चित्रकला है विरासत के रूप में हमें प्राप्त है। विरासत किसको कहते हैं? जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा धीरे धीरे हमें प्राप्त होता रहता है, उसको बोलते हैं विरासत। तो यह हमारे जो पुराने ज़माने के भारत देश में हमारे जो संस्कृति है, वह हमारी पुरानी से पुरानी संस्कृति में जो चित्रकला है वह मिलता है। तो अगर इसकी परिचय की बात करें तो हम सिंधु घाटी सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता हो, कहीं भी आप देखें चित्रकला पहले ज़माने में पत्थर पर, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, कहीं पर टुकुर टुकुर मारते थे, कहीं पर ऐसे पेड़ में अगर हम कुछ लुकड़ी भी रखें तो ऐसे ऐसे रोकते रहते थे, कुछ बनाते रहते थे। करते थे कि नहीं? आप ही बताओ, करते थे ना? अब आप झूठ बोल दो अलग बात है। ठीक, तो क्या इसी प्रकार हमारी जो संस्कृति है इसमें पुराने ज़माने से चित्रकलाएं पाई जाती है। ठीक, बड़े बड़े राजा जब सिक्के चलाते थे तो उसमें चित्र अपना बनवा देते थे, अपना नाम लिखवा देते थे। जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं उनमें चित्रकला का पूरा वो देखा जाता है। पुस्तकें जो छपती है उनमें चित्रकला होता है। यानी चित्र की जो हमारी परंपरा है वो प्राचीन काल से धीरे धीरे विरासत के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि राज दरबार और मुगल काल, जब हम कहा जाए अंग्रेज से पहले ना, पिछली कक्षा में आपको बताया था, भूल गए क्या, कि जब हमारे अंग्रेजों से पहले जब राजपूत शासन हुआ करता था, मुगल शासन हुआ करता था, तब चित्रकार विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे। वह अपनी चित्रकारी से भारत में ही नहीं विश्व में अपना नाम करते हैं। वह भारत में अपना नाम किए, अपना पुरस्कार प्राप्त किए और भारत का नाम रोशन किए। बहुत बड़े बड़े चित्रकार, उसी प्रकार बहुत बड़े बड़े कलाकार भारत में हुए हैं। आप जैसे चित्रकार तो नहीं थे, लेकिन अकबर के जो शासन, जो उनके प्रधान मतलब दरबार में तानसेन हुआ करते थे, वह संगीत सम्राट कहा जाता है। तो मतलब वह हिंदुस्तानी थे ना, सिर्फ अकबर विदेश से आया था, मतलब उसके पूर्वज आए थे। तो क्या हुआ कि हमारा देश प्राचीन काल से ही चित्रकला में पुरानी समय से आता रहा है। इसमें यह नहीं है कि कोई आया है, कोई लाया है, कोई नहीं लाया। हमारे देश सर्वगुण संपन्न देशों में से एक है। तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि हाँ ये चित्रकला वहाँ से लाया गया है। ये कहीं से नहीं लाया गया यहाँ से, बल्कि विश्व में फैला है चित्रकला। कहाँ से? हमारी देश से, आपके देश से, हमारे भारत देश से। ठीक, तो राज दरबारों में भी और मुगल दरबारों में भी इनका उपयोग किया जाता था। हमारे जो भारत देश के पुराने कई ऐसे चित्रकार हुए जो हमारा देश का नाम गौरव से भर दिए। ठीक, फिर है प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है? अब मैंने बताया कि जैसे पहले हम बच्चे थे तो पेड़ में उकेरा करते थे ना, उकेरते थे कि नहीं, बताइए। तो वैसे ही क्या हुआ कि जो पहले के आदि मानव थे तो वो लोग का काम नबूता का किए गए, छुरा उरा जो पहले पत्थर का बनाते थे, हड्डी से बनाते थे, बनाए, अब कहीं गए शिकार कर लिए, अब शिकार मार के खा लिए। अब उस समय कहाँ सभ्यता थोड़ी थी कि उसमें नमक डालूं, मिर्चा डालूं। आज के जैसा होता तो बात ही अलग था। तो उस समय कच्चा या फिर थोड़ी बहुत आग का जब प्रचलन आया तो आग में झुलसा लिए। नहीं आया था तो पहले अब जानते होगे वो कच्चा ही खा लेते थे, ना नमक ना मिर्चा ना भूनने की कोई कला, तो सीधा खा लेते थे। तो उनके पास काम ही नहीं था, रात को सोए, उनको इतनी की सभ्यता ही नहीं थी। तो क्या करते थे कि जहाँ पाए, जैसे ये पत्थर है तो ये समझ लो दीवार पत्थर, ठीक, ये जो ब्लैक बोर्ड है पत्थर है। तो अब उनको पता नहीं है करना क्या है, पत्थर है
तो पत्थर में ठोक 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 टुकुर 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 ऐसे मतलब ठोक काटते रहते तो कुछ भी बन गया। अब वो कुछ भी बना, जैसे अपन ऐसे ऐसे कुछ भी कर देते। अब ये कुछ भी कुछ स्पेशल कोई चीज का नाम थोड़ी है, लेकिन ये एक तो चित्र बन ही गया ना, एक चित्र बन ही गया। तो इसी प्रकार हमारे जो आदि मानव काल हुआ करता था, उस समय लोगों को पता तो नहीं था कि ये चित्र क्या है, लेकिन वह बना लेते थे। धीरे धीरे इस प्रकार वह समझने लगे कि अरे ये तो मतलब कोई किसी जैसे दिख रहा है, कई जानवर के जैसे, कई इंसान के जैसे। तब उनमें दिमाग आया कि नहीं यार, इनसे हम कुछ बना सकते हैं, इससे कुछ हम प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ अपन समझ को बढ़ा सकते हैं। वो बाद में उनका वो आया, ठीक क्या कहा जाए, तो उनका ज्ञान बढ़ा। पहले इतना समझ नहीं हुआ करता था। तो ये है प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसको क्या बोलते हैं कि इसको जो विदेशी भाषा में बोलते थे पेट्रोगिलक। पेट्रोगिलक नोट कर लें प्लीज, IMP, ये बहुत IMP है ना, कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को पेट्रोग्लिक पेट्रोग्लिक कहा जाता है। किसमें? इंग्लिश में। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना यार। फिर क्या होता है बाद में कि जैसे हम क्वेश्चन में देखें, अरे ये तो बताया था हमने, क्या बोलते हैं, पिछले एक दिन यूट्यूब में देखे रहूं, इन्हें लगा थे ना कि मैं एक दिन में यूट्यूब में देख रहा हूँ, लेकिन याद आए यार, याद नहीं आए, लिख लिया रहता। ऐसा होता है, तो हम लिखे नहीं रहते, लेकिन हम वही बाद में पछताने वाला काम होता है। तो अभी तुरंत लिख लो, ठीक। फिर बोलता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला है, इसके कितने चरण हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के कितने चरण हैं? 3 चरण, ठीक। जैसे हर एक चीज का, जैसे हम कुछ भी चीज है भाग उसके होते हैं ना, कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, है ना। जैसे कोई सूजी लग गई, जैसे मलेरिया की सूजी लगी, मलेरिया की सूजी लगा थे जब, तो क्या होते कि 3 डोज रहता है उसमें, कि एक डोज पहला दिन, फिर दूसरा डोज दूसरा दिन, फिर तीसरा, तब जाके उसकी क्या होती, बीमारी खत्म होती। वैसे ही अगर समझा जाए तो समझने के लिए है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों ही एक ही जो चित्रकला के ही अलग अलग भाग हैं, अलग अलग चरण हैं, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होना। फिर पहला है, देखो इधर, पहला है ये उच्च पुरा पाषाण काल। क्या है ये पहला? उच्च पुरा पाषाण काल। अब उच्च पुरा पाषाण यानी सबसे पुरानी, ओल्ड इज गोल्ड। क्या? ओल्ड इज गोल्ड, मतलब कि ये सबसे पुरानी है। जहां चित्रकला हम पढ़ते हैं, तो उन चित्रकला में ये सबसे पहले की चित्रकला है। उसके बाद धीरे धीरे अब तक हम पहुंच पाए हैं, ठीक। तो जो सबसे पहली चित्रकला था उसको बोला जाता है उच्च पुरा पाषाण चित्रकला, ठीक। क्या बोला जाता है? उच्च पुरा पाषाण चित्रकला या चित्रकाल, ठीक। इसमें क्या होता था कि इसकी जो अवधि थी वह 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। लिखा है ना, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये 10,000 ईसा पूर्व यानी 40 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल माना जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पाषाण काल क्या है। पाषाण काल कहा जाता है जब पत्थरों का उपयोग होता था। ताम्र पाषाण काल, जब ताम्र और पत्थर दोनों का उपयोग होने लगा। यहाँ क्या है, यहाँ प्योर पत्थर, पूरा पाषाण यानी प्राचीन काल में प्योर पत्थर ही, पत्थर यानी पाषाण का उपयोग हुआ करता था, ठीक। क्या बोलता है कि चूना व पानी साथ में मिश्रित गेरू, ठीक। कि जो इस समय ना, ये क्या लिखा है नीचे, क्वार्टजाइट पत्थर। इस समय क्वार्टजाइट पत्थर में ही अधिकांश चित्र बना करते थे, जो चट्टानों में। अब जैसे हम अमरकंटक में तो गुफा है, लेकिन मेरे को ख्याल से नहीं है, लेकिन कई जगह पे जैसे जंगली एरिया में हम गए, अब गुफा है, तो अब वहाँ देखे चित्र रहता है ना गुफा में, अपन जाएंगे तो कहीं कहीं पास रहता है। तो जो गुफा में चित्र रहता है, तो उनमें चित्र कैसे बनाते थे। अब चित्र बनाए, उसको कलर कैसे करना है, तो उस समय क्या करते थे, हमेशा क्वार्टजाइट पत्थर में ही चित्र बनते थे। और चूना और पानी के साथ एक और धातु था, क्या था, गेरू। ये गेरू लिखा है ना, लिख लेना। ये गेरू है, जो गेरू, मिश्रित गेरू, इसको मिलाते थे चूना और पानी के साथ, और फिर उसको कलर करते थे। इसका उपयोग कौन कौन से कलर बनाने के लिए करते थे? हरा लाल, ठीक, हरा कलर, लाल रंग, सफेद रंग और पीला रंग। इन सभी रंगों को बनाने के लिए ये लोग ये सब चूना, पानी और मिश्रित गेरू का उपयोग करते थे। ये बात ये होता था उस समय कि हाथी, जंगली जानवर है ना, हाथी, बाघ, ये लिखते रहना, कॉपी में लिख लेना, हाथी, बाघ आदि, गेंडा भी है इसमें,
मैं लिख नहीं पाया हूँ, गेंडा है आदि को हम अगर चित्र बनाते हैं, जैसे आज भी ड्राइंग, जैसे हम यहाँ गेंडा बना दिए, यहाँ बाघ बना दिए, ठीक, तो अगर यहाँ बनाए हैं तो इसको किस कलर से करेंगे, तो बोलता है कि सफेद, जैसे गेंडा है तो गेंडा को सफेद कलर में कलर कर दिए, ठीक, फिर है लाल कलर में, काला कलर में, इस प्रकार मतलब कि 2-3 कलर मिला के हम बनाते हैं। अब जैसे अभी कोई सपोज हम जैसे नवरात्र में नवरात्र या गणेश उत्सव में गणेश रखते हैं तो मूर्ति बनाते हैं, ठीक, मूर्ति बनाते हैं, आप सब लोग लाते हैं, तो मूर्ति जब बनाते हैं तो क्या एक ही कलर में वो रहता है, हर जगह हाथ में अलग कलर, सिर में अलग, मतलब कई कलर मिलके एक मूर्ति बनती है ना। उसी प्रकार ये जब गेंडा हाथी वगैरह सब बनाते थे तो अलग अलग कलर मिलकर ही बनते थे, ठीक, जिसमें ये हाथी, बाघ और गेंडा आदि को बनाने के लिए सफेद, लाल और काला तथा हरा रंग का प्रयोग करते थे। अगर कोई मानव, सपोज मैं खड़ा हूं, अगर मुझे किसी यस मुझे अपनी ही मतलब की फोटो बनानी है, अपनी ही चित्र बनानी है, तो मैं उसमें कौन से कलर का उपयोग करूंगा, कौन से रंग का उपयोग करूंगा, तो मैं उसमें कौन से रंग का उपयोग करूंगा, अगर मैं उस समय पे रहता ना, अभी की बात नहीं है, मैं अगर उस समय यानी कि पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल में रहता, तब की बात है कि मैं उस समय अगर मानव आकृति बनाता तो लाल रंग का उपयोग करता। किसका उपयोग करता, लाल रंग का। और नर्तकी, नर्तकी का मतलब, नर्तकी ये भी मानव ही है नर्तकी, लेकिन वो डांस करने वाली, ठीक, नाचने वाली नर्तकी। तो जब नर्तकी कोई मूर्ति बनाती थी, कोई फोटो बनाते थे, तो उसमें हरा कलर का उपयोग होता था। किसमें, नर्तकी में किसका उपयोग होता था, हरा कलर का, ठीक। लाल, सफेद, पीले व हरे रंग बनाने में खनिज पदार्थ का उपयोग किया जाता है। हमने तो ये अभी तक देखा इसको बोलते हैं कि रामायण पूरी खत्म हो गई और यही नहीं पता कि राम और सीता क्या है, कौन है, उनमें रिलेशन क्या है। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है, आगे पार्ट पीछे सपाट भी नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो पीछे की वीडियो उनको रिवाइज करते रहिए, ठीक। तो क्या होता है कि बोल रहा है कि हमने ये देखा कि हमको अगर बाघ बनाना है, हाथी बनाना है, तो उसमें किस कलर का उपयोग करेंगे, मानवकृत बनाना है तो किस कलर का उपयोग करेंगे, और क्या बोलते हैं नर्तकी बनाना है तो किस कलर का उपयोग करेंगे, ये तो देखे। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर कलर बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे, कलर बनेगा तो बनेगा किससे, तो इससे बनेगा, कलर किससे बनेगा, खनिज पदार्थ। उस समय क्या होता था, हर चीज खनिज पदार्थ से उपयोग करते थे, इतनी साइंस तो आई नहीं थी, इतना विकास नहीं हुआ था, तो उस समय कलर बनाने के लिए वह खनिज पदार्थ का उपयोग करते थे। कौन, उच्च पूरा पाषाण के लोग, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना कि लाल रंग हो गया, लाल रंग हो गया, सफेद रंग हो गया, पीला, हरा आदि रंग बनाने के लिए उस समय के लोग खनिज पदार्थ का उपयोग करते थे, उच्च पूरा पाषाण के लोग, ठीक। फिर बोलता है मध्य, यह है आरंभिक काल, है ना, ये क्या है, सॉरी, आरंभिक काल, इसको आरंभिक काल मान सकते हैं अपन। जैसे अगर कहीं किसी का शुरू हुआ है, अगर इंसान की बात करें तो जब बचपन होता है तो वह आरंभिक काल होता है, जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, उस समय उसको मध्य काल बोला जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो उसको अंत काल बोला जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये प्रमुख मतलब कि पाषाण चित्रकला का ये प्रारंभिक काल है, ठीक, ये बचपना काल है। फिर उसके बाद मध्य काल, ये तो स्पष्ट लिखा है कि मध्य पाषाण काल, ठीक, ये लिखा है ना, मध्य पाषाण काल, इसकी जो अवधि है, काल अवधि है, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा सा पढ़ाना भी पड़ता है, ठीक। तो उसको स्किप्ट ना करना, क्योंकि अगर स्किप्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो मध्य पाषाण काल है, इसमें क्या होता था, मुख्य रूप से लाल रंग का उपयोग करते थे। पहले तो बहुत सारा था, नीला था, पीला था, लाल था, गुलाबी था, बहुत सारा था, कहाँ, उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आए तो मध्य पाषाण काल में हम मुख्य रूप से लाल रंग का उपयोग कर लिए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सभ्यता आ गई। पहले क्या था, कुछ भी नहीं, सभ्यता था, जो आया खा पियो। लेकिन जब हम सभ्यता आती है, हमें नॉलेज बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि अगर इसको खाएंगे तो हमारा तबीयत तो खराब नहीं होगा, इसको खाएंगे तो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। वही हुआ यहाँ, जब मध्य पाषाण काल में आए तो इनको लाल रंग अच्छा लगने लगा, तो ये क्या किए, लाल रंग का उपयोग करने लगे। छोटे आकार के चित्र बनाते थे, कौन, छोटे आकार के चित्र कौन बनाते थे, तो मध्य पाषाण के काल, ठीक, सॉरी, मध्य पाषाण के काल में। तो क्या बोल रहा है, मध्य पाषाण काल के लोग छोटे आकार, किसके, तो ये उच्च पूरा पाषाण काल के तुलना में ये लोग, मध्य पाषाण काल के लोग छोटे चित्र बनाते थे। और इनकी जो काल अवधि थी वो क्या थी, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है पहले में,
तो मध्य पाषाण में 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व इसकी काल अवधि। अब कई लोग बोलते हैं काल अवधि क्या है, समझ में नहीं आता। अरे लाला, जो काल अवधि होता है यानी कि वो जीवन की अवधि, यानी कि हमने मान लिया कि 10,000 से जो इतिहासकार है ना वह सोर्स करते हैं, यानी रिसर्च करते हैं और वह अपने हिसाब से फिर गणना करके बहुत सारे खोज विचार करके इनकी सब उन्होंने व्यवस्था की है। उन्होंने सब सर्च करके बुक बनाया, इतिहासकार हुए उन्होंने क्या किया कि जो मध्य पाषाण काल था उसको 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व कर दिया। अब कोई जैसे कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की अगर हम बोलेंगे कि महात्मा गांधी कितने वर्ष पूर्व मरे या जिए, तो क्या उसका बताएगा कि जब से जन्म हुआ होगा और जब से मृत्यु हो गई, तो उसको बोलेगा खालिस्तान खालिस्तान ईसा पूर्व, फलाना ईसा पूर्व, ऐसा करके। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये कार्यकाल है, यानी कि जीवन काल को ही कार्यकाल कहा जाता है। ठीक, फिर बोलता है कि छोटे आकार के चित्र बनाता था, किससे, तो उच्च पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा छोटे आकार के चित्र बनते थे। ठीक, फिर बोल रहा है कि सभी चित्रों में समूह शिकार करने का था, यानी कि यह जो मध्य पाषाण काल है ना, इसमें अधिकांश युद्ध का, मतलब कि युद्ध से भरा चित्र हुआ करता था। कहीं पर कोई धनुष रखा है, कहीं पर कोई बाण रखा है, कोई ऐसे छुरा रखा है, ऐसे मतलब योद्धा के जैसे मतलब कि आकृतियां हुआ करते थे, किसमें, मध्य पाषाण काल में। ठीक, तो इसीलिए बोल रहा है कि हाँ कई लोग, अब क्या हुआ कि जो वीर हुआ, अब युद्ध हुए तो इधर भी सैनिक बीच में योद्धा। अब जो थोड़ा कायर टाइप का है वो क्या करेगा, एक वो है एक लड़ने वाला, चारों तरफ से सैनिक लाख गुदगुदा दिए, तो उसमें क्या होगा कि जब बीच वाले को चारों तरफ से गुदगुदा दिए, उसमें क्या होगा, सभी का आकृति जब बनाएंगे तो 10 15 20 लोगों का ऐसे मारने की आकृति होगी ना, मारने की आकृति होगी। हंसना मतलब कि मनोरंजन की दृष्टि से लेना, मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसको सीरियस भी लेना। ठीक, तो जैसे मारने की स्थिति होगी तो स्थिति तो होगी, और जो बीच वाला होगा वो बचाएगा, जब तक उसमें कैपेसिटी रहेगी वो बचेगा, नहीं बच पाएगा तो लास्ट में मार देंगे। तो आकृति में क्या होगा, इधर से भी मारने का होगा, फिर इधर से, तो दोनों तरफ से मारने का दिखाएगा। ठीक, अब वो पिक्चर तो है नहीं कि उधर आगे भी बढ़ता रहे, आगे बढ़ता है, वो जिसको बनाएगा एक बार ही बनाएगा। तो इसमें क्या होता था, समूह में चित्र मारने की भी, कोई तलवार उठाया तो ऐसे तलवारें उठाए पड़ा है, चित्र तो है, वो जब तक चित्र है तब तक है। ठीक, उसी प्रकार होता है ताम्र पाषाण काल, यानी कि ये अंतिम पाषाण काल का ये लास्ट है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के तांबा आया, सोना आया, चांदी आया, सिल्वर मतलब चांदी आया, इस प्रकार बहुत सारे फिर धातु आते गए। लेकिन जब ताम्र पाषाण काल था तो यहाँ तक पाषाण का यानी पत्थर का उपयोग होता था। ठीक, जो इसकी कार्यकाल है तो इसकी कार्यकाल 4,000 से 10,000 ईसा पूर्व किसका है, ताम्र पाषाण काल का 4,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। ठीक, और इसमें क्या होता है, देखो कि कई लोग का होता है कि बोलते हैं सर ये नहीं बताइए, भाई हमको जो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कहीं पास मैं कि कई लोग बोलते हैं ना, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये छूट रहा है, या फिर हमको कोई आपको गलत फहमी है या मुझे है, तो आपको अगर डिस्कस करना है तो आप कमेंट करो, हम डिस्कस करेंगे और मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। पर बिना डिस्कस किए आप अगर ऐसी धारणा बनाओगे, कई लोग क्या बोलते हैं कि वीडियो देख लिया सब्सक्राइब नहीं किए, इससे क्या होता है, सब्सक्राइब नहीं करने से वीडियो वायरल मतलब लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे जो देखा वो देखा, जो नहीं देखा उसको न उसके पास पैसा है कि वो पढ़ सके, न वो वीडियो देख पाता। तो ऐसे ना करें जिससे आप सामने वाले को भी बेनिफिट ना मिले। मेरे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने का यही मतलब है कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, गरीब बच्चा है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसको भी ये वीडियो मिले, वह भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक, तो आगे बढ़े हम क्लास में, तो देखो वो क्या होता है कि हरा और पीला कलर का भी उपयोग होता है, किसमें, ताम्र पाषाण काल में। फिर इसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। अब ये जो ताम्र पाषाण काल है इसमें 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व मैं बता दिया इसका कार्यकाल है। अब इसमें क्या क्या मिला है, सरगुजा, आपको सरगुजा पता होगा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में और रामगढ़। सरगुजा में छत्तीसगढ़ में सरगुजा है, छत्तीसगढ़ में क्या है, सरगुजा है, और सरगुजा में रामगढ़ है। और रामगढ़ के जो जोगीमारा की गुफाओं, यानी कि रामगढ़ में क्या है, रामगढ़ में जोगीमारा एक प्रसिद्ध गुफा है जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। और यह सरगुजा जिले की स्थित में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो जोगीमारा की गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। आप अभी गूगल पे सर्च कर लीजिए तुरंत जोगीमारा की गुफा, तो नेट में तुरंत आ जाएगा, छत्तीसगढ़ की सरगुजा राज्य में, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट यानी जिला में। ठीक, सॉरी। फिर है कोरिया, कोरिया भी क्या है, छत्तीसगढ़ की क्या है, जिला है।
तो कोरिया में भी क्या क्या मिलते हैं, घोड़सवार और कोहाबाउर के शैल कला का स्थान है। तो वहाँ भी जो पत्थर से बनाए गए हैं, क्या बनाए, घोड़सवार, जो घोड़ा में चढ़ा है, एक हाथ में ऐसा और ऐसे, एक तो दौड़ा रहा है, एक ऐसे मार रहा है, तो कोई तलवार उठाए है, तो वो क्या करता है कि कई लोग चित्र बनाए हैं, तो जिसको जैसा चित्र समझ में आया वैसे बना देते हैं। ठीक, तो उस प्रकार से यहाँ चित्र बना है। कहाँ, तो कोरिया जिला में घोड़सवार का और कोल्हाबाउर का, ठीक, पत्थर में बना है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में भी चित्र है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका शैल, आपको पता होगा, बहुत ही भारत में सबसे प्रसिद्ध, भारत की सबसे प्रसिद्ध शैल जो गुफा है वो क्या है, भीमबेटका। इसको जो यूनेस्को, तो आपको पता होगा ना, यूनाइटेड स्टेट जो एक संघ है, जो हर प्रकार की अपनी एक संघ बना है, जो जरूरत पड़ने पर सहायता भी करती है, नियंत्रण भी करती है। तो उसी का एक ग्रुप, एक पार्ट यानी भाग का नाम है यूनेस्को। तो जो वो क्या किया, 2003 में इसको विश्व धरोहर की श्रेणी में रख दिया है। ठीक, किसको, भीमबेटका शैल को। जो भीमबेटका शैल की गुफा है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की शैली में श्रेणी में रख दिया है और उसको लागू कर दिया है कि यह हमारे विश्व की धरोहर है। ठीक, ये तो हो गया कि भारतीय चित्रकलाएं। तो भारतीय चित्रकला में हमने अभी परिचय देखा है, अभी इतने में काम नहीं चलने वाला, इतने में काम नहीं चलने वाला, अभी और हमको आगे पढ़ना है। अगर मंजिल को पाना है तो यहाँ तो बात नहीं बनने वाली, बात बनानी है तो आगे जाना पड़ेगा, हर परेशानी को तोड़ के निकलना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला में हमने पढ़ लिया, परिचय मैंने बता दिया, प्रागैतिहासिक चित्रकला बता दिया, इसके प्रमुख चित्र चरण में बता दिया, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इनकी जो अवधि है ये भी मैंने बता दिया, यहाँ लिखा है, ये यहाँ भी लिखा है, ये यहाँ भी लिखा है। मैंने हर प्रकार से डील करने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ यहाँ पर छूट गया है, कुछ भी डाउट है, एनी क्वेश्चन A to Z, अच्छा खराब जो भी आपको लगे, जैसा भी क्वेश्चन हो, मेरे से आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछे, मैं आपकी हर एक क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, पढ़ना ही काफ़ी नहीं है ना, मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप कहीं मूवी देख रहे हैं, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। आपको जब आप वीडियो देखते हैं ना, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वीडियो जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप कैसे करें, यह एक विधि है, हर कोई नहीं कर सकता ना। जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप सबसे पहले एक एकांत रूम में आइए, ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगाएं कान में और दरवाजा बंद कर दीजिए, कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ, पूरी बातों को सुनो। जो यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी है उसको HD क्वालिटी में कर दो, एडवांस क्वालिटी में कर दो। ठीक, जब इतना हम कर लिए, एडवांस क्वालिटी में कर दिए, अब ब्राइटनेस बढ़ाओ और लिखो। जो बोल रहा है सामने वाला टीचर, जो इतनी मेहनत कर रहा है, आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते क्या? इससे हमारा भविष्य बने या ना बने वो अलग बात है, आपका भविष्य 100% बनेगा। ठीक, बोलते हैं लाइफ खेलती उसी के साथ है जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है। ठीक, भगवान भी उसी के ऊपर विपत्ति देती है, यानी उसी को ज़्यादा कहा जाए तो परेशानी का सामना करने के लिए वो अवसर प्रदान करता है जिसमें वो क्षमता होती है, जिसके ऊपर वो कैपेसिटी होती है, उसी के ऊपर वह ज़्यादा कार्यभार देता है। तो अगर आप थोड़े परेशान हैं, यदि आप थोड़े से मुश्किल हालात में हैं, तो स्ट्रगल करो, स्मार्ट वर्क करो, हर वो चीज़ करो जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप कहा जाए तो दिशा निर्देश सही होना चाहिए, आपकी लाइन सही होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे और कुशल आदमी बन पाएंगे, आगे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो आज हमने पढ़ लिया आज के क्लास में भारतीय चित्रकला, इसके हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला के 3 वो भी देख लिए, क्या बोला जाए, चरण भी देख लिए। अब हम कल पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के प्रकार। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।